चैप्टर 6 मास्टरिंग योर कंपल्शंस, अपनी कंपल्शंस पर नियंत्रण पाना। आगे पिछले हिस्से में किताब ने रिचुअल के ऑर्डर, रेपिटेशंस, लोकेशन, फिजिकल पोजीशन, मूवमेंट, हैंड्स, ऑब्जेक्ट्स, टाइम, वर्ड्स, इमेजेस और दूसरों की पार्टिसिपेशन तक को बदलने के तरीके बताए थे। अब चैप्टर 6 इन प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाकर रिचुअल को कमजोर करने और अंततः पूरी तरह रिचुअल न करने तक ले जाता है। 4. अपने रिचुअल में एक कॉन्सिक्वेंस जोड़ना। अगर कोई रिचुअल इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि आपको उसके शुरू होने का पता ही नहीं चलता, तो किताब एक अलग टेक्निक देती है। हर बार रिचुअल करने के बाद एक अतिरिक्त टास्क करना। ये टास्क ओसीडी रिचुअल से अनरिलेटेड हो, आपकी सामान्य रूटीन को डिसरप्ट करे, कुछ समय और एफर्ट ले और आइडियली कोई यूजफुल काम हो। उदाहरण के लिए किताब ब्रिस्क वॉक किसी के लिए कोई अच्छा काम, पियानो प्रैक्टिस या कोई अन्य मीनिंगफुल टास्क बताती है। ये पनिशमेंट के रूप में नहीं है। इसका उद्देश्य है कि अगली बार रिचुअल शुरू करने से पहले आपके मन में एक छोटा सा पॉज आए। अगर मैंने फिर रिचुअल किया तो मुझे यह एक्स्ट्रा टास्क करना पड़ेगा। यही पॉज आपको रिचुअल और एक्शन के बीच चॉइस की जगह देता है। स्टोव चेकिंग का उदाहरण, एक व्यक्ति स्टोव को बार बार चेक करता था। उसने पहले स्लो मोशन प्रैक्टिस से चेकिंग को एक बार तक कम कर लिया, लेकिन घर से निकलने के बाद फिर डाउट होने पर वापस जाकर दूसरी बार चेक करता। उसने रूल बनाया, अगर मैं दोबारा स्टोव चेक करने वापस गया, घर लौटने पर तुरंत 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। कुछ समय बाद वापस जाकर बस एक बार और चेक करने से पहले ही वो रुककर सोचने लगा। 5. मेंटल रिचुअल पर भी यही तरीका। ये टेक्निक केवल फिजिकल कंपल्शंस के लिए नहीं है। डैनियल को शब्दों और सेंटेंसेस को दिमाग में बार बार डिवाइड करने की कंपल्शन थी। उसने रूल बनाया, जब भी मैं वर्ड डिवाइड करूंगा उसे उल्टा स्पेल करना पड़ेगा। क्योंकि स्पेलिंग उसे पसंद नहीं थी, यह एक्स्ट्रा टास्क अननोइंग था। लगभग 10 दिनों में उसकी वर्ड डिवाइडिंग कंपल्शन खत्म हो गई और बाद में सेंटेंस स्प्लिटिंग भी रुक गई। सारा के काउंटिंग चेकिंग रिचुअल में भी ऐसा ही किया गया। उसके रिचुअल को इतना इनकन्वीनियंट बनाया गया कि कुछ दिनों में वह बिना रेपिटेशंस के काम करने लगी। 6. सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, चूज नॉट टू रिचुअलाइज। अब किताब उस अंतिम विकल्प तक आती है जिसकी ओर पिछली सभी प्रैक्टिसेस आपको तैयार कर रही थी। मैं रिचुअल नहीं करूंगा, लेकिन ये केवल इच्छा से नहीं होगा। आपको शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका ऑटोमेटिक रूल था। एंजाइटी रिचुअल रिलीफ, अब नया रूल बनाना है। एंजाइटी रिचुअल नहीं, एंजाइटी को रहने देना, आगे बढ़ना। मुझे रिचुअल रोकना ही पड़ेगा से मैं रिचुअल नहीं करने का चुनाव करता हूं। किताब इस डिफरेंस को महत्वपूर्ण मानती है। पहले ग्रेटर दैन, मुझे ये रिचुअल रोकना ही होगा, इसमें स्ट्रगल है। धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करने के बाद ग्रेटर दैन, मैं अब इसे करना नहीं चाहता, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। यहां चॉइस और कंट्रोल की भावना आती है। 7. एक्सपोजर जोड़ रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब चैप्टर 6 सीधे उस प्रिंसिपल तक पहुंचता है जिस पर आगे के चैप्टर्स का इंटेंसिव प्रोग्राम आधारित है। जिस चीज से ओसीडी आपको डराता है, उसका सामना करो और उसके बाद रिचुअल मत करो। उदाहरण के तौर पर किताब बताती है, कंटामिनेशन फियर। जिस चीज को कंटामिनेटेड मानते हैं, उसे टच करना और वॉशिंग रोकना। चेकिंग फियर, ऐसी सिचुएशन का सामना करना जहां चेकिंग की अर्ज आए और फिर चेक न करना। परफेक्शन, जानबूझकर चीजों को इम्परफेक्ट छोड़ना, इस तरह व्यक्ति खुद अनुभव करता है। डिस्ट्रेस आता है लेकिन हमेशा नहीं रहता, और अर्ज आती है लेकिन उस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। 8. डिस्ट्रेस को सहना मतलब केवल बैठे रहना नहीं। किताब यह नहीं कहती कि आपको एंजाइटी में बैठे बैठे बस सफर करना है। आप कामिंग ब्रेथ कर सकते हैं, कामिंग काउंट्स कर सकते हैं, किसी सपोर्टिव व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, किसी दूसरी मीनिंगफुल एक्टिविटी में अटेंशन लगा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप रिचुअल के जरिए एंजाइटी को न्यूट्रलाइज न करें। 9. वैन की कहानी, एक चेकर वैन का ओसीडी चेकिंग पर आधारित था। सबसे खराब समय में वो लगभग 5 घंटे प्रतिदिन चेकिंग में लगा देता था। वो घर, काम की जगह का और बेड टाइम तक डजन्स ऑफ चीजें चेक करता था। कई चीजें 6-7 बार चेक करनी पड़ती और कुछ चीजें एक दिन में 100 से अधिक बार चेक हो जाती थीं।
उसकी चेकिंग केवल ऑब्वियस चीजों तक सीमित नहीं थी। वह छोटे स्क्रैचेस, डस्ट पार्टिकल्स, चीजों की प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, डोर्स, अप्लायंसेस, लाइट्स, फॉसेट्स, कार के पार्ट्स तक चेक करता था। यानी ओसीडी में चेकिंग की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होती। एक डाउट सॉल्व करने के बाद दिमाग नया डाउट पैदा कर सकता है। चैप्टर 6 का पूरा रास्ता किताब अब कंपल्शंस को बदलने की प्रोग्रेशन लगभग इस तरह बनाती है। 1. रिचुअल को पोस्टपोन करो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। 2. रिचुअल को स्लो करो, ऑटोमैटिक और हरी तरीके से मत करो। 3. रिचुअल में बदलाव करो, ऑर्डर, रेपिटेशन, ऑब्जेक्ट, लोकेशन, मूवमेंट आदि बदलो। 4. कॉन्सिक्वेंस जोड़ो, रिचुअल करने पर एक मीनिंगफुल एक्स्ट्रा टास्क। 5. चूज नॉट टू रिचुअलाइज, अब रिचुअल को पूरी तरह रोकने का चुनाव। 6. एंग्जाइटी को रहने दो, उससे भागो मत और रिचुअल से न्यूट्रलाइज मत करो। 7. अनुभव से सीखो, मैं अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रेस के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं। चैप्टर 6 की सबसे गहरी बात, इस चैप्टर में असली लक्ष्य केवल कंपल्शन कम करना नहीं है। लेखक व्यक्ति को इस अनुभव तक पहुंचाना चाहते हैं, ग्रेटर दैन, मुझे सर्टेनिटी महसूस करने के लिए रिचुअल की जरूरत नहीं है। और अंततः एंग्जाइटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, डाउट हो सकता है, फिर भी मैं रिचुअल किए बिना अपना जीवन जी सकता हूं। यही वो पॉइंट है जहां ओसीडी धीरे धीरे आपके व्यवहार पर अपना कंट्रोल खोना शुरू करता है। इसके बाद चैप्टर 7, ट्रीटमेंट फॉर रिचुअलाइजर्स, शुरू होता है, जहां किताब अब इन प्रिंसिपल्स को इंटेंसिव ईआरपी प्रोग्राम के रूप में व्यवस्थित करती है।